और आज हमारे बीच इन सब विषयों पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। योगी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो ये समय जो है, अब 5 साल काम किया और लेखा जोखा जनता के बीच में पेश करने का समय आ गया है। तो जैसे विद्यार्थियों को हर साल परीक्षा देनी पड़ती है, नेताओं और सरकारों को, पार्टियों को 5 साल में देना पड़ता है। तो परीक्षा में जाने से पहले नर्वस हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कैसी स्थिति लग रही है आपको? देखिए, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश की सरकार ने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए जो कार्य किया है, उसे जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से प्राप्त होगा। उसके कई कारण हैं और मुझे लगता है सबसे प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाना। ओवरऑल परसेप्शन जो उत्तर प्रदेश का खराब हो चुका था पिछली सरकारों के कारण, उसमें कोई भी दल हो, पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी भी आती है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, इन सभी के कारण प्रदेश का जो परसेप्शन खराब हुआ था, हमने उसका परिमार्जन किया। उत्तर प्रदेश जो देश का हृदय स्थल माना जाता था, उसको फिर से उसकी पहचान दिलाई है। दूसरा, हमने प्रदेश के अंदर सुशासन के लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। आज प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ यहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है, यहां के नौजवानों को प्राप्त हो रहा है, यहां के किसानों को प्राप्त हो रहा है, यहां की महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। समाज के हर एक तबके को शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, जो सही मायने में उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता रखता है और इस पोटेंशियल को अगर किसी ने मजबूती के साथ पहचाना है तो हमारी सरकार ने पहचाना और उसको हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो ये जो कार्य हुए हैं, मुझे लगता है कि समाज का हर तबके का समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछले 5 साल से एक बात लगातार दोहरा रहे कि सारा काम उनकी सरकार ने किया, आप सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए, जनता ने अगर उनको इसी लायक समझा होता तो फीता काटने लायक भी रहते। जनता ने इस लायक समझा ही नहीं, इसलिए उनको पहले ही सत्ता से बेदखल किया है। दूसरा, हर व्यक्ति जानता है कि विकास का कार्य सही मायने में कौन किया है, कौन कर रहा है। आप किसी भी योजना को देखें ना, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बनके तैयार है, अगले महीने हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य हमारा लगभग 80% के आसपास कंप्लीट हो चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर के अंत तक हम उस कार्य को कंप्लीट कर लें। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में लगभग 32 से 35% कार्य कंप्लीट हो चुका है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे 96% लैंड हम लोग ले चुके हैं और देश का संभवतः सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए। ये 4 एक्सप्रेसवे तो स्टेट गवर्नमेंट अभी बना रही है।
5वें एक्सप्रेसवे के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इस पे हम शासन के स्तर पर हमने सैद्धांतिक सहमति दे दी। इस पे हमारा कार्य चल रहा है। भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे वह कंप्लीट हो गया है, पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। यानी ये आज एक्सप्रेसवे का एक संजाल यूपी के अंदर बना करके यहां की इकोनॉमी की बैकबोन के रूप में स्थापित कर दिया गया है। मेट्रो के लिए देखिए, 2017 के पहले यूपी में एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज हमारी 4 सिटी मेट्रो से जुड़ी हुई है, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। कानपुर में मेट्रो का कार्य हम प्रारंभ कर चुके हैं और 30 नवंबर तक हम मेट्रो का कार्य कानपुर में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, मेरठ, इन सब पर भी हमारा कार्य चल रहा है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, इनसे जितने भी हमारे मार्ग जुड़ते थे हम लोगों ने उसको 4 लेन के साथ जोड़ा। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, हर तहसील और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। एयर कनेक्टिविटी 2017 तक यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा में कभी कभी फ्लाइट आती थी। इन सभी में उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 25 गंतव्य स्थलों से यूपी जुड़ा हुआ था। आज हम 75 से अधिक गंतव्य स्थलों से जुड़े हैं पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 11 पे हमारा कार्य चल रहा है। 11 एयरपोर्ट। यूपी देश का पहला राज्य है जिसके 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हैं, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं अयोध्या और जेवर में। जेवर का एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हम लोग आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट दे रहे हैं, सोनभद्र में दे रहे हैं, श्रावस्ती में दे रहे हैं, चित्रकूट में, ललितपुर में, आपका मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, मेरठ में, आपके सहारनपुर में। यानी ये सभी एयरपोर्ट पे हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी का जितना बेहतर कार्य यूपी के अंदर हुआ है संभवतः किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ है। देश का नंबर 1 यानी पहला जल मार्ग, वाटरवे नंबर 1, ये यूपी के अंदर हल्दिया से वाराणसी को जोड़ा जा चुका है। इसको प्रयागराज तक बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वे कार्य हैं जो विगत 4.5 वर्ष के अंदर किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कि सपा, बसपा या कांग्रेस ने इनमें से कोई कार्य किया हो। दूसरा, आवास योजना का अगर आप देखेंगे, गरीब कल्याण यानी ईज ऑफ लिविंग की बात जब हम करते हैं, देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे अगर प्रदेश की इकोनॉमी को देखना है, अगर पिछली सरकारों ने काम किया होता, यूपी में जितना पोटेंशियल है, जितना अच्छा मानव संसाधन है, जितना बेहतर यहां की जो है भूमि उर्वरा है और जितनी यहां पे अच्छा जल संसाधन है, इन सब का बेहतर उपयोग होता तो उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था नहीं होती, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होती। हम लोग आए थे 6ठी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी, आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था पे हम लोग लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने निवेश की व्यापक संभावनाओं को बढ़ाया है। यहां पे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए हैं उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर आ गया है। हम लोग जब आए थे 17 में, उससे पहले 15-16 की जो रैंकिंग आई थी उसमें उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, आज नंबर 2 पर है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ लिविंग में हर नागरिक के पास अच्छी कनेक्टिविटी हो, अपना घर हो, शौचालय हो, बिजली हो, उसके पास जो है रसोई गैस के कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा हो,
पहले देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में उत्तर प्रदेश पीछे होता था। 27वें नंबर पर, 23वें नंबर पे, 15वें से नीचे तो कभी आया ही नहीं। आज देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित ईज ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई उन सभी परियोजनाओं में 44 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, परियोजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यह काम सपा सरकार में भी हो सकता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार को मई 2014 से लेकर के मार्च 2017 तक प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने काम नहीं किया। अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब के घर में शौचालय बनाने की जब बात आती है, तो पहले 2.25 वर्ष के दौरान, यानी पहले 2.5 वर्ष के अंदर ही अगर आप देखेंगे, 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना शुरू हुई थी, तो अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश को शौचालय बनाने थे 2,61,00,000। पहले 2.5 वर्ष में कुल बन पाए थे मात्र 43 लाख, और अगले 2.5 वर्ष के अंदर जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने 2,18,00,000 शौचालय 1.5 वर्ष के अंदर बना करके तैयार किए और ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त किया। हर व्यक्ति कहता था ओडीएफ के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक यूपी नहीं करेगा, और यूपी इस ओडीएफ के लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा है। हमने भारत सरकार के लक्ष्य से 1 साल पहले इसको पूरा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले 2 वर्ष के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार में मुश्किल से 26,000 लोगों को आवास सैंक्शन हुए थे, आमंत्रित भी नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री ने भी अभी जिक्र किया कुशीनगर। मैं क्या कह रहा हूं, नहीं बन नहीं पाए थे। हम लोगों ने, अगर मैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करूं, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान हम इस समय 43 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। इस बार अयोध्या में हम लोग दीपोत्सव कार्यक्रम में 9 लाख दीपक जला रहे हैं। 9 लाख दीपक प्रतीक हैं। शहरी क्षेत्र में 9 लाख लोगों को हम लोगों ने घर दे दिए हैं बना करके, और वे लोग उन घरों में गृह प्रवेश करके रह रहे हैं। उन घरों में भी दीपक जलेंगे। इसके प्रतीक स्वरूप अयोध्या में 9 लाख दीपक भी जलेंगे। प्रदेश के अंदर आजादी के बाद जिन लोगों ने शासन किया, क्या कर रहे थे ये लोग? बिजली नहीं पहुंच पाई थी। 1,23,000 मजरों में हम लोगों ने बिजली पहुंचाई। 1,41,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं थे जी। हमने बिजली का कनेक्शन उनको फ्री में दिया। पहले बिजली 4 जनपदों में आती थी, आज सभी 75 जनपदों में बिजली है। कोयले की क्राइसिस और जगह हो सकती है, लेकिन हमने बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में नहीं आने दिया। त्योहार और पर्व त्योहार में पूरे बिजली मिल रही, हर व्यक्ति को बिजली मिल रही है। प्रदेश के अंदर आपने देखिए, किसी भी सरकार को कितने भी बोले, चैलेंज के समय उसकी कसौटी की असली परीक्षा हो सकती है। और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश ने अपने को साबित किया है। उत्तर प्रदेश सबसे कम पॉजिटिविटी रेट कोरोना की, सीएफआर सबसे कम, और प्रदेश के अंदर रिकवरी रेट हमारा लगभग 99% हमारे यहां रिकवरी रेट है। यूपी के अंदर आज के दिन पर 25 करोड़ की आबादी में आज के अगर मैं पॉजिटिव केस की बात करूं तो मात्र 3 कोरोना के पेशेंट यूपी में आए हैं। और यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं कुल एक्टिव केस की, तो एक्टिव केस आज केवल 85 रह गए हैं। 85 एक्टिव केस यूपी में कोरोना के हैं। इसमें भी हॉस्पिटल में मुश्किल से 10 के आसपास लोग हैं, बाकी असिम्प्टोमेटिक हैं, अपने घर में उपचार करा रहे हैं। टेस्ट हमारे 2 लाख प्रतिदिन हो रहे हैं। अभी भी आज भी हमने 1,09,000 तो आरटीपीसीआर के टेस्ट किए हैं और बाकी शेष एंटीजन टेस्ट किए हैं। ये लगातार हमारे चल रहे हैं। वैक्सीनेशन हम लोग 12,32,00,000 लोगों को दे चुके हैं और 8,21,00,000
हम लोगों ने टेस्ट भी करा दिए हैं, लगातार टेस्ट भी हमारे चल रहे हैं। तो टेस्ट में हम नंबर 1 हैं, वैक्सीनेशन में नंबर 1 हैं। कोरोना की थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इतना स्ट्रेंथन पहले ही कर दिया था। हमने पहले कह दिया था कि थर्ड वेव को आने नहीं देंगे। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 504 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग लगा चुके हैं। हर जिले में आज के दिन पर उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। लेकिन जो खबर बनी सेकेंड वेव के दौरान, वो बनी गंगा में तैरती लाशों की, और उसको देश में विदेश में सब जगह इस तरह प्रस्तुत किया गया कि बस कोरोना से डूबने ही वाला है उत्तर प्रदेश, कोई बचेगा नहीं, और सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। ये नैरेटिव कैसे बना और इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे शुभचिंतक हैं जो हम लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार करना है, उनकी दिनचर्या ही वहां से शुरू होती है, और रात्रि को उनको नींद इस बात को लेकर नहीं आती कि वो हमें घेरने में विफल रहे। देखिए, मैं भी आश्चर्यचकित था कि मैं 13 अप्रैल को कोरोना की चपेट में आ गया था। 14 को मेरी रिपोर्ट आई और मुझे अगले 14 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ा, लेकिन मैं वर्चुअली जुड़ा रहा। मैं उस दौरान देखता था कि पहले कहा गया कि कोरोना यूपी में अनियंत्रित हुआ। अच्छा, मैं हर जिले से वर्चुअली जुड़ा था, रिपोर्ट लेता था, सब कुछ करता था। जैसे मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मैं स्वयं फील्ड में उतरा। हर जगह की रिपोर्ट मेरे पास आती थी। हमने पहले से जिस प्रकार की व्यवस्था की थी, कोई चीज हमसे छूट नहीं सकती थी। मैंने देखा देख, सेकंड वेव में तीव्रता थी, संक्रमण बहुत तीव्र था, सब कुछ था, और केवल ये यूपी के लिए नहीं था, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए था। लेकिन सेकंड वेव के बाद हम लोग फिर भी प्रयास किए, हमारे लोगों ने हमारी टीम ने काम किया। हम लोगों ने निगरानी समितियां गठित करके घर घर में स्क्रीनिंग करनी प्रारंभ कर दी, मेडिसिन बांटनी शुरू कर दी।